अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम डायनेमिक्स ऑफ प्योरली रोटेशनल मोशन पे क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। अब देखो, जैसे ये एक पुली हमें दी जाए, कहा जाए कि सेंटर पे हिंज्ड है और मासलेस स्ट्रिंग से दो पार्ट ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, जिनके मासेस हैं m1 और m2। String is massless. Mass of pulley is capital M. M1 is greater than M2. तो हमें पता करना है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ M1 एंड M2। अच्छा, हमें ये दिया हुआ है, assume that string does not slip over the pulley। अब देखो इसमें क्या मुद्दा है, जैसे ये पुली है और ये स्ट्रिंग, ये रस्सी को थोड़ा मोटा करके मैंने बता दिया है। ये इधर से एक्सटेंड हो रही है नीचे तक और फिर यहाँ से ये जुड़ी हुई है किससे, M1 मास। इधर से भी ये M2 मास। अब देखो, क्योंकि हमें दिया गया है M1 M2 से बड़ा है, तो इस सिस्टम के इधर मूव करने की टेंडेंसी होगी और ये हिस्सा ऊपर जाए। अब ये ऐसे जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट रस्सी का, जो डिस्क के ऊपर, पुली के ऊपर लटका हुआ है, ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो क्या होगा, ये पुली को भी अपने साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो पुली पे फ्रिक्शन ऐसे लगेगा बेटा, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द पुली विल बी लाइक दिस।
This will be the direction of friction on the, और पुली पर फ्रिक्शन अगर इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब रस्सी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? रस्सी पे फ्रिक्शन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों फ्रिक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर है ना। चाहो तो इन एरोस को भले ही आप ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे दिखा दो कि ये पुली इस तरह से रोटेट करना चाहे, ये इनके एक्सेलरेशंस, और इस डायरेक्शन में होगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये जो दो मैंने दिखाए हैं ये क्या हैं? फ्रिक्शंस। ये नीले कलर में है फ्रिक्शन ऑन पुली, और लाल कलर में मैंने क्या दिखाया है? फ्रिक्शन ऑन स्ट्रिंग। अब देखो, इस स्ट्रिंग पे इस तरह के फ्रिक्शन की वजह से अगर मैं सिर्फ अकेले स्ट्रिंग को देखूं, तो क्योंकि स्ट्रिंग पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, आप इसका एक कोई छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करो। कंसिडर अ सेगमेंट लाइक दिस। अब इस सेगमेंट पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इस सेगमेंट पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, कुछ इस डायरेक्शन। अब इस वाले पार्ट में अगर मैं टेंशन मानूं कि टी है, इधर टेंशन टी है, तो इस वाले पार्ट पे टेंशन थोड़ी अलग होनी चाहिए ना, क्योंकि ये वाला जो टुकड़ा है रस्सी का ये मासलेस है। तो होना क्या चाहिए कि टी जो होगा उसको इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो टी विल बी इक्वल टू टी डैश प्लस जो छोटा सा फ्रिक्शन इस पे लगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टी जो होगा वो टी डैश से बड़ा होगा, और जैसे जैसे आप इधर जाते जाओगे यही लॉजिक आगे लगाते जाओ। जैसे अब ये वाला छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर रहे हैं अगर अपन, ये वाला छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पर जो टेंशन लगेगी यहाँ, इधर से टी डैश लग रही है, इधर से टी डबल डैश लग रहा है, और साथ ही साथ इस पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा ऐसा। तो क्या होगा? टी डबल डैश जो होगा वो टी डैश से भी छोटा होगा। अल्टीमेटली ये सारे लॉजिक से हम क्या बोल सकते हैं कि इस जगह पर टेंशन को यदि मैं बोलता हूँ T1 और यहाँ पे टेंशन को बोलता हूँ T2, तो T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है। ये दोनों हिस्सों में टेंशन सेम नहीं होगी, दोनों में अलग अलग होगी। सर वो अलग अलग रहेगा, एक बार फिर से बताइए।
अलग अलग क्यों होगी कि ये जो उसका मेन रीजन क्या है, ये जो स्ट्रिंग है जब ये रोटेट होगी, है ना भाई, M1 को नीचे जाना है, M2 को ऊपर जाना है, तो ये जो पुली के ऊपर रस्सी है उसको भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो रोटेट होना ही पड़ेगा। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी तो पुली को भी अपने साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो जब पुली को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे रोटेट होगी, पुली पर ये रस्सी फ्रिक्शन लगाएगी, और पुली पर रस्सी फ्रिक्शन लगाएगी तो रस्सी पर भी फ्रिक्शन लगेगा। और रस्सी पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, पुली पर तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लगेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रस्सी पे फ्रिक्शन लगेगा। रस्सी पे फ्रिक्शन लगेगा किस डायरेक्शन में बेटे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रस्सी पे फ्रिक्शन। ये बात समझ में आती है बेटा। अब इस पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तुम ऐसे सोच सकते हो कि भाई अगर मान लो मैं यहाँ पर टेंशन T1 मानूं और यहाँ टेंशन T2 मानूं, तो ये रस्सी तो मासलेस है ना, इस पे तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, ठीक है। अब T1 का टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रहा है, T1 का टॉर्क आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। T2 का टॉर्क किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसका टॉर्क भी किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्या करना पड़ेगा, T1 को T2 और फ्रिक्शन दोनों के टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लिखोगे क्या, T1 मल्टीप्लाइड बाई R, ये बराबर होना चाहिए T2 मल्टीप्लाइड बाई R प्लस जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, टोटल फ्रिक्शन इंटीग्रेशन ऑफ DF इंटू R। एक छोटे से एलिमेंट पर DF फ्रिक्शन लग रहा है, तो DF इंटू R ऐसा। तो इस इक्वेशन से अब फिर R को आप कॉमन लिख सकते हो, T1 इक्वल टू T2 प्लस DF टाइप की इक्वेशन बनेगी आपके पास। तो यहाँ से देख सकते हो कि T1 जो होगा वो T2 से बड़ा है ना। देखो इसी कंक्लूजन को हम इसी रिजल्ट को एक और तरीके से भी डिराइव कर सकते थे, कि हम क्या करें, पुली और रस्सी को एक सिस्टम माने, कंसिडर पुली एंड rope over it as one system. Consider pulley and rope over it as one system. ये जैसे पुली हो गई और ये उसके ऊपर रखी हुई रस्सी। अब इन दोनों को एक सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल फोर्स बन करके कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है,
और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो नेट टॉर्क ऑन दिस सिस्टम मस्ट बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इस सिस्टम पे तो टॉर्क लगाने वाले तो यही दो फोर्सेस है ना, T1 और T2। mg का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, कुछ हिंज फोर्स लग रहा होगा, उसका भी टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि वो भी एक्सिस से ही पास हो रहा है। तो टॉर्क लगाने वाले बस यही दो फोर्सेस हैं, कौन कौन से, T1 और T2। अब एंटी क्लॉकवाइज में नेट टॉर्क कब आएगा? T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में, T2 का टॉर्क भी एंटी टॉर्क क्लॉकवाइज में है। तो नेट टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज में करने के लिए देयरफॉर T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T1 जो होगा बेटे क्या होगा, T2 से बड़ा। ये बात समझ में आई बेटा? अब सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, वो पिछले पेज में आपने वो दिखाया ना कि हाँ, फ्रिक्शन पुली पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लगेगा, सर एंटी क्लॉकवाइज लगेगा ना? फ्रिक्शन पुली पर हाँ एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। पुली पर एंटी क्लॉकवाइज और रोप पर क्लॉकवाइज, क्यों? क्योंकि M1 M2 से बड़ा हुआ दिया। ये सर। हाँ तो क्यों लगेगा, ये डाउट है क्या तुमको? नहीं सर, सब समझ गया। अब देखो अब क्या है, हम एक एक करके इन तीनों पर अलग अलग इक्वेशंस बना दें। M1 पर टेंशन T1 ही लगेगी, तो T1 ऊपर और M1G नीचे, और इसका एक्सेलरेशन a मान लेते हैं। तो इस पर इक्वेशन बन जाएगी M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। ध्यान दो M1 का मोशन तो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, उसका कोई रोटेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं हो रहा। M2 की अगर आप बात करो तो M2 पर T2 ऊपर और M2G नीचे, और उसका एक्सेलरेशन ऊपर। तो उस पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन नंबर 2 ऐसी होती है। और पुली की यदि बात करें तो इधर से लग रहा होगा T1, इधर से लग रहा होगा T2। तो कैसे लिखेंगे भाई, एंटी क्लॉकवाइज में उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा। तो T1 मल्टीप्लाइड बाई R माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई R इज इक्वल टू
आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। अब अल्फा में और ए में भी एक रिलेशन हम लिख सकते हैं। देखो क्या है, ये m1 मास जो है ये तो रस्सी से सीधा जुड़ा हुआ है, तो m1 a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो रस्सी भी a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी ही जाएगी। पुली अगर अल्फा से रोटेट कर रही है तो पुली की सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अल्फा आर। और हो क्या रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब ये पुली जो रस्सी जो पुली पे है वो वह पुली के साथ साथ ही चल रही है, पुली के ऊपर फिसल नहीं रही है, और साथ साथ ही चल रही है। इसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में दोनों के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सेम होने चाहिए। तो रस्सी का तो है ए और पुली के सरकमफेरेंस वाले पॉइंट का है अल्फा आर, तो यानी कि ए और अल्फा आर आपस में बराबर होने चाहिए। ये एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बोल सकते हो, या नो स्लिपिंग की कंडीशन इसको बोल सकते हो, नो स्लिपिंग बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग। अल्फा को a बाई आर लिख दें और इक्वेशन 3 में अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, तो r से ये r कैंसिल हो जाएगा। अल्फा को a बाई आर पुट कर दोगे तो उससे भी, तो t1 माइनस t2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, m a बाई। ठीक है, अब मान लो इसको आप कोई पांचवी इक्वेशन, तो 1, 3 और 5 इनको ऐड कर दो, t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा, t2 से t2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू ए। तो a की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M बाई। ये बात समझ में आती बेटा? अब देखो इसमें ना एक क्वेश्चन भी है, इसको टेंशन जो अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है उसको समझने के लिए क्वेश्चन है, जिसमें कि पुली को इक्विलिब्रियम में कंसिडर करते हैं अपन, और वो क्वेश्चन HC वर्मा में भी दिया हुआ है, और शायद ग्रुप पे भी किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले। तो ये ऐसा एक सिस्टम हमें दिया, और ये यहाँ पर हिंज्ड है, ये रोप है, और इससे कुछ मासेस अटैच्ड है। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम if m1 by m2 is less than equal to some value eta. m1 by m2 is less than equal to some value eta. Then find the
tension in the string at position theta if m1 by m2 is equal to, अगर m1 by m2 ईटा के बराबर ही है तो हमें क्या करना है, थीटा एंगल पे टेंशन क्या होगी ये हमें पता करना। और हमें मान लो दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। तो कैसे पता करें इसको बेटे, कैसे प्रोसीड करें?
देखो भाई, क्या तरीका होगा इसको करने का। ये पुली है। अब देखो, हमें यहाँ पे तो टेंशन पता चल जाएगी। उस पॉइंट पे जहां पर ये रस्सी पुली को छोड़ रही होगी, वहां पे तो टेंशन हमें पता चल जाएगी। चल जाएगी कि नहीं? इस जगह की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर, तो यहाँ पे तो टेंशन होगी M1G, और यहाँ पर टेंशन होनी चाहिए M2G, क्योंकि M1/M2 अगर ईटा के बराबर है, इसका मतलब अभी तक तो इक्विलिब्रियम है। अभी तक तो इक्विलिब्रियम। अब क्या करें? जैसा कि ये कह रहे हैं कि साहब थीटा एंगल पे जाओ, तो पहुंच गए थीटा एंगल, और डी थीटा विड्थ का, एंगुलर विड्थ का एलिमेंट कंसिडर कर लिया। इतना रस्सी का टुकड़ा अपन ने कंसिडर किया। अब इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर, इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर। और एक यहाँ पे नॉर्मल भी लग रहा। देखो, इस टेंशन को अगर मैं T बोलता हूँ, और इसको बोलता हूँ मान लो T प्लस dt, थीटा एंगल पे टेंशन है T, थीटा प्लस डी थीटा पे मैंने क्या मान लिया, T प्लस dt। हालांकि यहाँ पे dt नेगेटिव आने वाला है, वो हमें पता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी आएगा वो आ जाए। इतने से एलिमेंट पे फ्रिक्शन भी लग रहा हो, और वो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा? अच्छा, ये ईटा ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1 है, ईटा इज ग्रेटर देन 1। तो सिस्टम के स्लाइड करने की टेंडेंसी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। तो पुली पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा, और वो म्यू एन के बराबर है। तो हम इक्वेशन इस इतने से एलिमेंट पे फोर्स बैलेंस करते हैं। अच्छा, एन कितना होगा? एन लाने के लिए मुझे ये जो टेंशन है, इसको इस एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस ये जो एंगल बाइसेक्टर है नॉर्मल के ठीक अपोजिट। अब पूरा एंगल डी थीटा है, तो एंगल बाइसेक्टर के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो d θ/2 बन रहा होगा। यहाँ पे भी मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये वाली लाइन भी d θ/2 एंगल बना रही होगी।
ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई। तो टेंशन का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटे, टी cos 90 माइनस डी थीटा बाई 2 या टी साइन डी थीटा बाई। इधर भी टेंशन का इस तरफ कंपोनेंट निकालेंगे तो वो टी साइन डी थीटा बाई 2 ही आएगा। और तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा 2t साइन, यानी कि टी डी थीटा के बराबर नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल की वैल्यू बराबर आ जाएगी टी डी थीटा, है ना। अच्छा, वैसे एग्जैक्टली टेंशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंपोनेंट पता लगाओगे तो वो टी कॉस टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा और टी डी थीटा आएगा, कॉस डी थीटा। लेकिन कॉस डी थीटा को तो अप्रोक्सीमेटली वन ही मान सकते हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी प्लस डी टी प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को लिख देंगे म्यू एन, बाद में लिख देंगे, ये बराबर होना चाहिए किसके, टी के। तो यहाँ से टी से तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ, और वो हो जाएगा म्यू एन के, तो एन टी डी थीटा के बराबर आ। तो क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर दें, थीटा को 0 से लेकर के और किसी जनरल एंगल थीटा तक इंटीग्रेट कर दें, और टेंशन को टी एम वन जी से लेकर के टी तक इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे टेंशन एम वन जी है। तो टी टी अपॉन टी हो जाएगा एल एन टी, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ टी डिवाइडेड बाई एम वन जी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू थीटा, या टी की वैल्यू आ जाएगी एम वन जी इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस म्यू थीटा। अच्छा, वैसे इस सवाल में म्यू की जरूरत थी नहीं, हम इन टर्म्स ऑफ ईटा भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे, देखो, जैसे आपने 0 से थीटा तक इंटीग्रेट किया, वैसे ही मैं 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस म्यू डी थीटा। थीटा को 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दें, और टेंशन का इंटीग्रेशन एम वन जी से एम टू जी, तो ये आ जाएगा एल एन ऑफ एम टू बाई एम वन इक्वल टू माइनस टाइम्स म्यू इंटू पाई। तो क्या मिल जाएगा बेटे, एल एन ऑफ वन बाई ईटा इक्वल टू माइनस म्यू पाई, या एल एन ईटा इक्वल टू म्यू पाई, है ना। या तो ईटा की वैल्यू आप म्यू के टर्म्स में लिख सकते हो, राइट, या म्यू की वैल्यू ईटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब अगर हमको दे दिया है कि मैक्सिमम इतने मासेस के रेशो तक इक्विलिब्रियम में रस्सी रह सकती है, तो हम उससे म्यू पता लगा सकते हैं। या अगर हमें म्यू दे दिया जाए तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितने मासेस के रेशो तक रस्सी इक्विलिब्रियम में रह पाएगी।
सर इस वाले क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन है फिर वो कौन किस पे लगा रहा है वो एक बार बता सकते हो? क्या क्या बोल रहे हो बेटा? जो सर जो फ्रिक्शन है वो कौन किस पे लगा रहा है वो एक मिनट क्लियर कर लिया ना सर। फ्रिक्शन पुली लगा रही है स्ट्रिंग पे, और स्ट्रिंग लगा रही है पुली पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एयर के हिसाब से, अच्छा सर। है ना। अभी हमने किसको सिस्टम माना है? इस पूरे में हमने सिस्टम माना है सिर्फ पुली को, सॉरी स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को पुली से अलग करके उसको मैंने सिस्टम मान लिया। इतना सा हिस्सा इसका कंसिडर किया, जो बची हुई रस्सी होगी वो इस पर टेंशन फोर्स लगा ही रही होगी। ऐसे, और पुली इस रस्सी के टुकड़े पर फ्रिक्शन लगा रही है ना, वो इधर लगा रही है इस तरह। डायरेक्टली मासेस से जुड़ी हुई है, तो मास जो, लेकिन रस्सी क्या करेगी, अपने साथ पुली को भी घुमाने की कोशिश करेगी। तो पुली को भी घुमाने की कोशिश करेगी तो पुली पर फ्रिक्शन लगाएगी इस तरह, ठीक है। तो पुली पे फ्रिक्शन लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रस्सी पे फ्रिक्शन लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें हमने सिर्फ सिस्टम किसको माना है? रस्सी को, ठीक है। सर रस्सी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है ना। रस्सी पे तो रस्सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है ना। घूम रहा है, हाँ तो घूमता। अगर अगर m1 बाई m2 ईटा से बड़ा हो जाता तो, अभी यहाँ पर अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। है ना। समझ में आया बेटे? और कोई डाउट हो तो पूछ नहीं लो। सर। अब देखो, एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डबल पुली सिस्टम से कहा जाए कि एक पुली ऐसी है और एक, दिस इज अ डबल पुली सिस्टम, और ये यहाँ पे हिंज्ड है, और इधर से कुछ मास जुड़ा हुआ है। और ये सिस्टम एक और डबल पुली से जाकर के कनेक्ट होता है।
वो भी हिंज्ड है और दोनों डबल पुलीज आइडेंटिकल हैं। Having moment of inertia I each. Both the double pulleys are identical, having moment of inertia I each. और हमें दिया हुआ है कि नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस है ना। तो ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग ये क्या है, ये जो पुली 1 है इसकी आउटर सरफेस पे हमने बाउंड की हुई है। तो ये मास नीचे मूव करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से स्ट्रिंग अनवाइंड होती जाएगी। ठीक है, ये रोटेट होता जाएगा और स्ट्रिंग अनवाइंड होगा। तो ये जो लेफ्ट वाली डबल पुली है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 मान सकते। अब ये जो डबल पुली होती है अपने आप में एक रिजिड बॉडी होती है, तो बाहर वाला अल्फा 1 से घूम रहा है तो अंदर वाला सा भी अल्फा 1 से ही। अब ये अल्फा 1 से घूमेगा तो क्या होगा, ये रस्सी को ऐसे अपने साथ पुल करेगा और रस्सी को अपने साथ पुल करेगा तो ये इधर वाले डबल पुली को भी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमना पड़ेगा। वो एंगुलर इनर और आउटर रेडियस हमें ए और बी दी हुई है। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस, inner radius is A, outer radius is। तो अब हमें ये पता लगाना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा, अल्फा 1 कितना होगा, अल्फा 2 कितना होगा, ये सारी वैल्यूज हमको पता। मान सकते हो आप कि जैसे ये एक डिस्क है और इसके साथ जुड़ी हुई होती है एक और डिस्क है। ये इन दोनों की थोड़ी थोड़ी थिकनेस है ना, जैसे छोटा सिलेंडर की तरह से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो दो सिलेंडर है ना एक दूसरे पर रिजिडली फिक्स हो,
ताकि ये जब भी रोटेट होंगे क्या होगा, सेम ओमेगा रहे। जब भी रोटेट होंगे इनका ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी इनकी सेम। देखो इसमें सबसे पहले तो क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम सिस्टम किस किस को मानेंगे, है ना। कैसे कैसे तोड़ोगे इसको अलग अलग सिस्टम में। देखो एक तो हम सिस्टम मानेंगे ब्लॉक, उस पे फोर्सेस लग रहे हैं T1 और mg। एक सिस्टम मानेंगे जो ये लेफ्ट वाली डबल पुली, अब इस पर सिर्फ टॉर्क लगाने वाले फोर्सेस की बात करूं तो ये वाली स्ट्रिंग टॉर्क लगाए, और एक इधर जो राइट में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है वो टॉर्क लगाए। तो इधर वाली स्ट्रिंग में तो टेंशन T1 मान ही लिया है, ये दोनों सेम रहेंगे, और इधर टेंशन T2 मान लेते हैं। और हम लेफ्ट वाली पुली की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ ऐसा T2। ठीक है बेटा। हाँ सर। अब ब्लॉक पे इक्वेशन बना दें। ब्लॉक पे क्या इक्वेशन बनेगी, mg माइनस T1 इक्वल टू ma। इस लेफ्ट वाली डबल पुली पे इक्वेशन बना दें, तो T1 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा वन। अल्फा वन को हम ये इसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय ये पूरी डिस्टेंस b लिख सकते, अल्फा वन डिवाइडेड बाय b। यस। और
सॉरी ए डिवाइडेड बाई, है ना, अल्फा वन को लिख देंगे ए डिवाइडेड बाई, और एक इक्वेशन ये दूसरी वाली डबल पुली में बना दें तो उस पर क्या बन जाएगी, T2 मल्टीप्लाइड बाई बी, T2 मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और अल्फा टू को क्या लिखेंगे बच्चों, देखो ये अल्फा वन से घूम रहा है तो ये अंदर वाला सिलेंडर भी अल्फा वन से घूम रहा है, तो ये रस्सी कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, अल्फा वन इंटू ए एक्सेलरेशन से रस्सी जा रही है, और ये अल्फा वन इंटू ए से जा रहा है, तो वो बराबर होना चाहिए किसके, अल्फा टू इंटू बी के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा टू की वैल्यू हो जाएगी अल्फा वन ए बाई बी, अल्फा वन ए बाई, अच्छा इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन को ए डैश मान लेते हैं, क्योंकि ए जो है वो रेडियस में भी आ रहा है, और अल्फा वन को क्या लिख देंगे, ए डैश डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। तो अब इस तरह से हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ चुकी हैं, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, कौन कौन से, T1 T2 और ए डैश, इससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबको बात समझ में आई भाई, देखो वैसे तो हमने वेरिएबल कौन कौन से माने थे, ए अल्फा वन था, अल्फा टू था, T1 था, T2, पांच वेरिएबल, ठीक है। इक्वेशन किस किस पे बनी, ब्लॉक पे एक इक्वेशन बनी, डबल पुली वन, डबल पुली टू पे इक्वेशन बनी, और दो इक्वेशन कंस्ट्रेंट, टू इक्वेशंस फॉर नो स्लिपिंग, की बात समझ में आती है। हाँ सर। और देखो मान लो इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं कि हमसे कहा जाए, अच्छा हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी अगर आपको लिखनी है तो वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, फॉर प्योरली बॉडीज इन प्योरली रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, for bodies in purely rotational motion I can write kinetic energy as equal to half I omega square, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो उसी तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करता है, मान लो हमसे कहा जाए कि a uniform rod of mass m and length l is released from rest from horizontal position तो हमें पता करना है फाइंड द फोर्स exerted by hinge on the rod
just after the rod is released from rest. दूसरा, when it has rotated by angle theta, और तीसरा, when it becomes vertical. तो देखो बेटे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। भाई जस्ट आफ्टर द rod is released from rest, उस समय पर तो एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो है ऐसा मान सकते। और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर पता लगाना है तो हम इक्वेशन लगा देंगे, टॉर्क अबाउट एक्सिस इज आई अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना आ जाएगा, mg/L/2, आई अबाउट एक्सिस हो जाएगा ml²/3 इनटू अल्फा। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3g/2। यस यस। अब अगर अल्फा इतना आया है, ओमेगा 0 है, ध्यान दो ये हिंज फोर्स जो होगा वो रॉड के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, और एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड करता है किस पे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सटर्नल सेंटर ऑफ मास। तो मैं सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता लगाने के लिए उसका पाथ पाथ उसका सर्कुलर होगा, और L/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में सेंटर ऑफ मास मूव करे। अब सर्कुलर पाथ में दो एक्सेलरेशंस होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो इस इंस्टेंट पे जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर लिखते हैं उसको, तो वो हो जाएगा अल्फा L/2 यानी 3g/2L इंटू L/2 3g/। अब देखो
इस रॉड पर mg तो लग ही रहा था। हिंज फोर्स का हमें वैसे पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या होगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो एक x डायरेक्शन में लग रहा है fx, एक y डायरेक्शन में लग रहा है fy। अब क्योंकि अभी x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 0। और y डायरेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस fy इक्वल टू m इंटू 3g/। तो इसका मतलब क्या है, fy की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, mg/। तो शुरू में जस्ट आफ्टर द रिलीज जो हिंज फोर्स होगा वो mg/4 के बराबर। ये बात समझ में आती है बेटे। अब जब ये रॉड थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी तब कैसे करेंगे, मान लो ये रॉड रोटेट हो चुकी है कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो उस समय पर mg लग रहा हो, और ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये डिस्टेंस तो l/2 होगी जहां पर mg लग रहा है। तो हम फिर से लिखते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस इज I अबाउट एक्सिस इनटू अल्फा। तो mg इंटू l/2 साइन इक्वल टू I अबाउट एक्सिस लिखेंगे तो ml²/3 इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/12 इंटू साइन थीटा। एक इक्वेशन। साथ ही साथ यहाँ तक आते आते ये रॉड कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी एक्वायर कर चुकी हो, वो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से पता लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो l/2 साइन थीटा, इसकी हाइट डिक्रीज हो तो mg l/2 साइन थीटा, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या है, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3g साइन थीटा बाई, को लिख देंगे अंडर रूट 3g साइन।
आ गया हमारे पास, ओमेगा आ गया। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे है, वो L/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ठीक है। अब उसके एक्सेलरेशन हमें पता चल गए हैं। इस तरफ एक्सेलरेशन है अल्फा L/2, तो यानी 3g/4 साइन थीटा। तो इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3g साइन थीटा बाई, अब क्या है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो mg का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा। और हिंज फोर्स की अगर बात करें तो हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट आते हैं। इधर रॉड के अलोंग मान लेते हैं Fx, और रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मान लेते हैं F। अब इक्वेशन लगा करके Fx Fy की वैल्यू पता लगा लें आप। Fx माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू ma, एंड a is 3g साइन थीटा बाई इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो यानी Fx की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 5 mg साइन थीटा बाई, और y डायरेक्शन में अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, mg cos थीटा, ये नीचे लग रहा है mg cos माइनस Fy इक्वल टू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो है 3g साइन थीटा बाई। तो यहाँ से Fy, ये बात समझ में आई बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर।
ये बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा बच्चों, अब इसमें अ, अपना जो अगला लेक्चर है ना, वो लेक्चर हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 11:30, इफ इट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा एक काम है। 11:30 बजे से अपन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इसी आईडी पर, है ना। अभी का जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी नॉर्मल तरीके से, है ना। फिर अगले वाले की रिकॉर्डिंग अगले सेशन में हो जाएगी, तो आज के दो अलग अलग रिकॉर्डिंग के रूप में अवेलेबल रहे। हाँ ठीक है, सर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई तुम लोगों को? नहीं सर। ठीक सर है। सर आप हाँ कल का हाँ, बोलो। लेक्चर आज ले रहे हो? जो कल अपना मिस हुआ था वो वाला ना? ठीक है सर। सर नहीं, आज अपना एक लेक्चर तो आज का ही है, अब ये वाला 11:30 बजे वाला तो ठीक है। अच्छा सर। और वो वाला लेक्चर अपन यार आज का मेरे को अपना शेड्यूल भी देखना पड़ेगा, बाकी का कितना क्या बचा हुआ है, तो वो अपन अगली वाली उसमें डिसाइड कर लेंगे जब अपन मिल रहे हैं ना अभी 11:30 पे, तब अपन डिसाइड कर लेंगे अपन को एक और लेक्चर कब रखना है। हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर सर। आपका कल भी एक लेक्चर है? हैं? कल भी है? हाँ सर। हाँ हाँ, कल भी। ठीक है, अभी अपन 11:30 पे मिलते हैं दोबारा। ठीक है बच्चों, इलेवन हाँ थर्टी सर। ध्यान रखना। ओके। सर अच्छा, एक मिनट, ये मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूँ इन चैट बॉक्स, इस वाले सेशन। सर इसका लेक्चर रिकॉर्डिंग लिंक भी सेंड कर दीजिए साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। यार लेक्चर रिकॉर्डिंग लिंक में अभी जब ये मीटिंग एंड करूंगा ना, तो वो सेव करेगा, उसको शायद थोड़ा टाइम लगता होगा सेव। मैं देख लूंगा, अगर आ गया होगा तो मैं तुरंत भेज दूंगा, नहीं आएगा तो जब भी आएगा मैं भेज दूंगा। हाँ सर। ठीक बेटे, ये है लिंक, मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा, क्योंकि वो मैं अभी एंड करूंगा तब वो सेव होगा।